चुके हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत है हमारे विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम खास मुलाकात में। जैसा कि आप सभी प्रबुद्ध दर्शक इस कार्यक्रम से भली भांति परिचित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बिहार और झारखंड से जुड़े वैसे शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक आयाम हासिल किया है, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक गौरव प्रदान किया है। आज इसी परंपरा, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बिहार के उस नारी शक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने जीवन में एक आयाम हासिल किया है। अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज समाज के कई वर्गों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं दीदी जी फाउंडेशन के संचालिका नम्रता आनंद जी की। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर्व त्योहार के सीजन में बिहार के तमाम वैसे लोगों को जिनसे आप जुड़ना चाहती हैं, जिनको आप जोड़ना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुकेश जी एवं घनादेश लाइव की पूरी टीम को। सच में आज बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा एक छोटा सा साक्षात्कार करने के लिए एक पहल की। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। अभी पर्व त्योहारों का दिन चल रहा है और सच माना जाए तो ये इस साल भर के बाद, साल भर के इंतज़ार के बाद दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ का ये मनोरम दृश्य हम लोगों के सामने आ पाता है, जिसमें पूरा समाज, सभी लोग धार्मिक रूप से लगता है जैसे पूरा समाज एक हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं भी दीदी जी फाउंडेशन के द्वारा कोशिश कर रही हूँ कि अपने संस्कारशाला के बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वो एक अच्छा मैसेज दें। और अभी नई दिशा परिवार के तरफ से उनको इनविटेशन आया, उसमें भी वो परफॉर्म करें। तो मेरा ये रहता है कि जो बच्चों की प्रतिभा है वो किसी तरह किसी भी ओकेज़न पे मैं उनको संस्कारशाला में निःशुल्क ट्रेनिंग मिल रही है और वो उनको हम लोग वहाँ परफॉर्म करें। अभी 27 तारीख को भी बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो लगातार मैं अभी प्रयासरत हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मंच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रतिभा लोगों के सामने आए कि गरीब बच्चों के बीच भी टैलेंट की कमी नहीं है। गरीब बच्चों के बीच भी इतने ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन बस ज़रूरत है उनको निखारने की, ज़रूरत है उन पे काम करने की और ज़रूरत है उनको मंच प्रदान करने की। तभी वो उनका जीवन में हम स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे और उनके जीवन में रोजगार ला पाएंगे। निश्चित तौर पे समाज के कई वर्गों में दीदी जी फाउंडेशन आज के तारीख में बिहार की राजधानी पटना से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक अपने कार्यशैली से समाज पर एक अमिट छाप छोड़ रही है। समाज के वैसे वंचितों को, वैसे कमजोर वर्ग के लोगों को, वैसे जो सक्षम लोग नहीं हैं, वैसे असक्षम लोगों के प्रति दीदी जी फाउंडेशन कई तरह के स्किल के कार्यक्रम चला रही है, पर्यावरण के तहत काम कर रही है, महिलाओं को भी रोजगार पूरक कार्यक्रमों से जोड़ने की योजना चला रही है। अभी क्या स्थिति दिख रही है बिहार में? जो महिलाएं हैं, जो थर्ड जेंडर्स हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या जो असक्षम परिवार के बच्चे हैं, वो किस रूप में अपनी भूमिकाओं का, अपने क्षमताओं का, अपने कौशल का जो रिजल्ट है दे पा रहे हैं? कैसे आप वो सामने आ रहे हैं? क्या उसमें गरीब घर के बच्चों के लिए रोजगार बहुत मुश्किल सा मुझे लगता है। कोशिश करनी पड़ेगी समृद्ध वर्गों को और उनके प्रति एक समर्पण के भाव से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी जानते हैं आज दीदी जी फाउंडेशन कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और दीदी जी फाउंडेशन के तहत मैं विभिन्न क्षेत्रों में, हमारी पूरी टीम विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स के बीच में, दिव्यांगों के बीच में, उसके बाद पर्यावरण के प्रति हम लोग बहुत समर्पित हैं। फिर हम लोग साक्षरता, मतलब स्लम एरिया के बच्चों को ट्रेन करना और फिर उन्हें स्कूल में नामांकन कराना, ये हम लोगों का उद्देश्य है। बच्चों को धीरे धीरे पढ़ा के फिर उनको, मैंने एक बच्चे को वकील बनाया। मुझे गर्व फील होता है कि दीदी जी फाउंडेशन ये कर पा रही है। कुछ बच्चे टीचर बने, कुछ बच्चे, एक बच्चा वकील बना जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन भी कराया सिविल कोर्ट में, ताकि वो लॉयर बन जाए और वो आज लॉयर है, दरभंगा में प्रैक्टिस कर रहा है। इसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरह से बच्चों को ट्रेंड करें। और संस्कारशाला उसका एक मतलब एक आप देखेंगे कुर्थौल
के फुलझरी गार्डन में ये स्थित है संस्कारशाला, जो मुझे निःशुल्क मिला है। हमारे मिथिलेश चाचा जी जो वहाँ पे हमारे कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उन्होंने फुलझरी देवी, स्वर्गीय फुलझरी देवी जो एक कुशल समाज सेविका थी, जो उनकी पत्नी थी, उनके उस जमीन को सेवा के रूप में समर्पित कर दिया है, जहाँ पे हम लोग निःशुल्क महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है महिला सशक्तिकरण, तो उस महिला सशक्तिकरण से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर वो महिला सशक्त बने जो ये सोचती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पे हमारा वजूद सिर्फ यही है कि मैं रोटी बनाऊँ, घर के किचन को देखूँ, रोटी बनाऊँ, तो ऐसा नहीं है। उनका भी एक वजूद है जिसमें उनके परिवार को उनका साथ देना पड़ेगा, ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार के खर्चों में वहन कर पाएँ, अपने हस्बैंड के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो उन्हें एक सम्मानपूर्ण स्थिति दिलाने की कोशिश में मैं हूँ, क्योंकि कहने को तो हम सशक्त महिलाएं हैं, कहने को तो, लेकिन आज जो समाज की परिस्थितियाँ हैं, जो समाज की जो स्थिति है, उस समाज में आज भी अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं। अच्छे अच्छे गरीब घरों में तो चलिए उन्हें शिक्षा और समझ की कमी है, शिक्षा का अभाव है, वो अनपढ़ जाहिल गवार महिलाएं कहलाती हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाई हैं, तो उनके अंदर वो समझ नहीं है। ये कह कर उनको प्रताड़ित किया जाता है। जो आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत सारी पहल की गई, जिसमें शराबबंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसके द्वारा गरीब से लेकर अमीर सभी घर की महिलाओं को, जहाँ पे भी शराब की वजह से महिलाएं प्रताड़ित होती थीं, जहाँ घर का माहौल खराब था, वैसे सभी जगहों पे ये मैं देख पा रही हूँ कि आज स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। क्योंकि मैं 25 सालों से काम कर रही हूँ, समाज में जा रही हूँ, फील्ड वर्क कर रही हूँ, स्लम एरियाज में जाती हूँ, गरीब घरों में मैं बहुत सारे समझौता मतलब उन लोगों के बीच में करवाने का, तो मैंने जो देखा है इस 25 साल में, अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में पहले का की जो समाज की परिस्थितियाँ थी और आज की जो ये परिस्थितियाँ, दोनों में बहुत बदलाव आया है। और मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को निःशुल्क सिलाई की ट्रेनिंग दिलवा रही हूँ कुर्थौल संस्कारशाला में, जहाँ पे महिलाएं घर बैठी महिलाओं को 10 बजे से लेके 1 बजे तक और जो बच्चियां घर बैठी हुई हैं उन लोगों को सिलाई की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं धीरे धीरे उनको, अभी तक 4 बैच निकल चुका है, ये 5वां बैच हमारा चल रहा है और मैं कोशिश में हूँ कि इन 5 बैचों और बाकी जो आने वाले जो बैचेज हैं उनको मैं रोजगार मुहैया कराऊँ। कुछ ज़्यादा नहीं भी तो कुटीर उद्योग के माध्यम से मैंने वहाँ पे चिप्स वगैरह, रोटरी चाणक्य का मुझे हेल्प मिला। अर्चना जैन भाभी को मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत प्रयास किया। मैं नीना मोटानी भाभी को थैंक यू करना चाहूँगी कि इन लोगों का रोटरी चाणक्य का जो ग्रुप है वो भी वहाँ पे आई और महिलाओं को चिप्स, पापड़ ये सब बनाना उन लोगों ने सिखाया। रोजगार दे रही है इस समय जी। और ये सारा प्रक्रिया दीदी जी फाउंडेशन के अभी मैं दीदी जी फाउंडेशन के बैनर तले मैं लोगों को जोड़ रही हूँ और जो लोग दीदी जी फाउंडेशन को पसंद करते हैं वो खुद आगे आते हैं और उनकी कोशिश होती है कभी कैसे जुड़ा जा सकता है दीदी जी फाउंडेशन से हमारे दर्शक या समाज के लोग, बिहार झारखंड के लोग कैसे जुड़े, कैसे अपील करें? जी, मुझे लगातार अपील कर रहे हैं लोग। फेसबुक के माध्यम से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अभी मुझे उत्तराखंड से मैसेज आया, मध्य प्रदेश से मैसेज आया, बनारस से आया। तो मैं जो भी लोग इस पे जागरूक हो रहे हैं कि हम लोग भी दीदी जी फाउंडेशन के बैनर तले अपने अपने राज्यों में काम करना चाहते हैं, अपने अपने जिला में काम करना चाहते हैं, तो मैं उनसे एक कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उनको मैं वहाँ पे, अभी मैंने बनारस का अध्यक्ष सुकेशी शंकर सिन्हा को बनाया है। क्या मानक है दीदी जी फाउंडेशन का? मानक बस यही है कि आपके अंदर समर्पण का भाव हो, मानव से प्यार हो, लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति हो, गरीब लोगों को देखकर आपको घृणा ना हो, उनसे प्यार हो, उनकी परिस्थितियों को आप समझें। जो ऐसा कर सकते हैं वो दीदी जी फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। निश्चित तौर पे कौन क्या है जरूरत नहीं बताने की, आने वाली तारीख फैसला करेगी जमाने की। समाज में कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो संचालित हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो, पिछड़ा वर्ग के लिए हो, माइनॉरिटीज के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, दिव्यांगों के लिए हो या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए हो। सरकार लगातार योजनाएं चला रही है, लेकिन इन सबके बीच जो स्वयंसेवी संगठन हैं, जो सेल्फ मेड
सोशल एलिमेंट्स हैं वो समाज में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि अमूमन बोलचाल के भाषा में भी आदमी भारत के उस दिव्य शक्ति के जब चित्रण होती है तो लोग कहते हैं कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। आज निश्चित तौर पे समाज में नम्रता आनंद और इनकी पूरी टीम की ओर से जो योगदान दिया जा रहा है वो सराहनीय पहलू है। और एक सफल गृहिणी, एक उत्तम शिक्षिका के साथ साथ एक प्रखर समाज सेवी के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं। कैसे तालमेल बैठा पाती हैं, घर में भी रोटी बनाती हैं, विद्यालय में भी बच्चों को पढ़ाती हैं, सिस्टम यानी फाउंडेशन या एनजीओ भी चलाती हैं और उसके बाद समाज में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन भी करती हैं। कैसे तालमेल बिठा पाती हैं इस सब में, और जो दर्शक हैं, जो महिलाएं हैं, वो कैसे इस पर सामंजस्य स्थापित करें? जी, बहुत सही सवाल है आपका। टाइम मैनेजमेंट को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि एक सक्सेस इंसान वही होता है जो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता है और पूरी तरह से टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर सुबह से लेकर रात तक अपने कार्यों को संपादित करता है। तो मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। 4 बजे सुबह उठ जाती हूँ, मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, चाहे मैं कितने बजे भी सोऊं, 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ती भी हूँ, 2 घंटा मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मैं बीपीएससी का भी मैंने एग्ज़ाम भी दिया है। मैं एक बार मैं अपने एजुकेशन के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि मैंने डॉक्टरेट किया है ज्योग्राफी से, और मैंने बीएड, एमएड, एमफिल एजुकेशन से किया है और अभी डिलीट करने के प्रयास में हूँ। और मैं एजुकेशन से भी मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार और पीएचडी करूँ। नेट क्वालिफाई किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर 2 बार, अभी मैंने पटना यूनिवर्सिटी का गेस्ट फैकल्टी भी निकाला है और दरभंगा यूनिवर्सिटी का भी गेस्ट फैकल्टी निकाला है। और अभी मैं मध्य विद्यालय सिपारा में नगर शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ 2007 से। बहुत सारी परेशानियाँ आई थी इसमें, लोगों ने मुझ पर बहुत हंसा भी कि एक बीएड एमएड किया हुआ इंसान सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाएगा, प्राइमरी टीचर बनेगा। लेकिन मुझे फक्र होता है मेरे अपने फैसले पर, क्योंकि मैंने जिस प्लेटफॉर्म को चुना वहाँ गरीब बच्चे थे। जब मुझे भारत सरकार से नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल यूथ अवार्ड जब मुझे मिला, तो मुझसे एक बातें कही गई, वहाँ के ऑफिसर्स ने मुझे एक बातें कही कि बेटा, आपको जो ये अवार्ड भारत सरकार दे रही है, इस अवार्ड को आपको अलमारी में नहीं सजा के रखना है। आपके 8 सालों के मेहनत के बाद 12 जनवरी 2004 को मुझे ये सम्मान मिला। तो 12 जनवरी 2004 के बाद आज हमारा तारीख 15 अक्टूबर 2022 है। तो मुझे ये कहा गया कि आपको इसे अलमारी में नहीं सजाना है, बल्कि अपने कार्यों को और बढ़ाना है, लोगों को प्रेरित करना है, जागरूकता फैलाना है और लगातार अपने कार्यों को करते हुए समाज के लिए एक मिसाल बनना है। तो मैं वो उसी प्रयास में मैं अपने समय के तालमेल को बनाती रहती हूँ। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मैं बेकार के गपशप में नहीं रहती हूँ। मुझे मॉल घूमना और मतलब जमाना हो गया मॉल घूमे हुए, जमाना हो गया मूवी देखे हुए। मैं टीवी पे बस न्यूज़ के अलावा कुछ भी नहीं देख पाती हूँ। कभी कभी तो वो भी नहीं देख पाती हूँ, टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि घर के बाहर जो इंसान बाहर जाके अपने मतलब 9 बजे स्कूल पहुँचना है, 9 से 4 हमारा स्कूल होता है, स्कूल के बाद हमारा संस्कार शाला होता है, फिर घर आना, बच्चों को देखना। मेरी बेटी एक निरंतरा हर्षा, वो 10th क्लास में है, वो मतलब बोर्ड देगी, और मेरी एक बेटी 6th क्लास में है। तो उनको भी देखना, उनके सारी चीज़ों को पूरा करना, उनके पास बहुत सारी बातें होती है मेरे से करने को। तो जब मैं घर पहुँच, उनका बहुत सपोर्ट है, उन लोगों दोनों मेरी बेटियां मेरी हिम्मत है, और वो दोनों का बहुत सपोर्ट है मेरे टाइम मैनेजमेंट में। और घर के सारी चीज़ों को मैं खुद ही करती हूँ। इवन मैंने मेड भी नहीं रखा है, और घर का मतलब जो घर की गृहिणी करती है वो सारा काम मैं खुद करती हूँ। आप इस समय अपने लोकप्रिय चैनल गणादेश लाइव पर रूबरू हो रहे हैं नेशनल अवार्डी, बिहार की बेटी और दीदी जी फाउंडेशन की संचालिका डॉक्टर नम्रता आनंद जी से। आप इनके तमाम पहलुओं से आने वाले समय में भी रूबरू होंगे। गणादेश लाइव आपको इनसे जुड़े तमाम जो इनकी गतिविधियां हैं उनको भी दिखाएगा। बहरहाल चलते चलते समय की अभाव है और समय की महत्ता को समझते हुए चलते चलते इनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज के तारीख में जो एनजीओ इम्प्लीमेशन में है, जो काम कर रही हैं, एनजीओ बेहतर काम कर रही हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं को संचालित करने वाले विभाग बेहतर काम कर रहे हैं? सरकार को क्या कहना चाहेंगे एनजीओ के लिए
क्या करना चाहिए उनको, या किस तरह से और सरकारी सिस्टम से अलग हटके जो योजनाएं उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए? क्या लगता है आपको, बेटर सेवा कौन दे रहा है, सरकार या फिर समाज? ये बहुत गंभीर सवाल है, आपने बड़ी आसानी से पूछ लिया है, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जहाँ तक मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय योजनाओं को लूँ, या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाए हुए हमारे राज्य की जो सारी योजनाएं हैं, मैं उसको सच में बहुत प्राथमिकता देती हूँ और मैं मानती हूँ कि ये सारी योजनाएं बिल्कुल कार्यगर हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही हैं। अगर ये नहीं चलती तो हमारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे होते। हमारा मिड डे मील योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, या और भी तरह के जो भी जैसे बच्चे पास कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है, तो ये सारी जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल 100% कारगर हैं और सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं जो इनको देखभाल कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। जहाँ तक एनजीओ की बात है तो एनजीओ भी सही मायने में अगर मैं ये कहूँ कि सरकार के पास फंड्स की कमी नहीं है, सरकार एनजीओ को फंड्स भी उपलब्ध कराते हैं। ये अलग बात है कि दीदी जी फाउंडेशन ने आज तक गवर्नमेंट से 1 रुपया भी फंड कहीं से भी नहीं लिया, ये सभी जानते हो, और दीदी जी फाउंडेशन किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, हिंदुस्तान ने 2 साल पहले ही इसको निकाला था कि दीदी जी फाउंडेशन बिना 1 रुपये के काम कर रही है। लेकिन जो एनजीओ हैं, जो समाज के कर्ता धर्ता कह सकते हैं आप, कि समाज के विभिन्न आयामों पे जो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इसलिए क्योंकि समाज में जो फैली कुरीतियां हैं, समाज में जो तरह तरह के नवाचार हो रहे हैं, तरह तरह के सकारात्मक बातें हो रही हैं, गरीब लोगों तक जो वो पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक उनके द्वारा किया गया काम लोगों को प्रोत्साहित करता है। हर वो शख्स जो सच में सक्षम है समाज सेवा के लिए और मंचों को खोजता है कि हम किस मंच से जुड़े, तो उनको वो एनजीओ से जुड़ना चाहिए। और एनजीओ अच्छा काम कर रही है और अपवाद सरकार के बीच, सरकार और एनजीओ के बीच कैसा तालमेल है अभी कैसा दिख रहा है तालमेल? सरकार और एनजीओ के बीच हालांकि मैंने तो कभी सहयोग नहीं लिया है, लेकिन जो मैं दूसरे लोगों से सुनती हूँ, पूरे भारत के समाज सेवी मेरे दोस्त हैं, पूरे भारत में मैं कहीं चली जाऊँ वहाँ जरूर समाज सेवी मुझे मिलते हैं। चूँकि मुझे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला, काठमांडू में, नेपाल में 2-2 बार मिला। फिर मैं भारत के विभिन्न प्रदेशों में मुझे सम्मानित किया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो। मैं बहुत सारे शहरों में गई हूँ और मैंने देखा है कि जो भी एनजीओ के कार्यकर्ता हैं, जो भी एनजीओ चला रहे हैं, वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि समाज में एक बदलाव ला सके। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हमारे भारत की वो किंवदंती वाक्यों में शामिल है। बहरहाल हम आपको इस समय रूबरू करा रहे हैं बिहार के उस लाडली से, उस बेटी से, जिसने ना सिर्फ बिहार को गौरवान्वित किया है वरन अपने परिवार और समाज को भी गौरव के उस क्षण की अनुभूति कई बार कराया है, जिसके लिए आज के तारीख में बेटियां जानी जा रही हैं। बिहार की तमाम बेटियां अभी बिहार में हाल के दिनों में ही बिहार को गौरवान्वित करने वाली भोजपुर महिला कला केंद्र की अनीता गुप्ता को देश के महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया राष्ट्रपति भवन में। बिहार की और कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने कार्यशैली के बल पर, अपने सूझबूझ से, अपने सक्षमता से, अपने ऊर्जा से समाज को रेखांकित, गौरवान्वित और परिभाषित कर रही हैं। बहरहाल गणादेश लाइव अपने इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से आपको समाज के ऐसे पुरोधों से, ऐसे ऊर्जावान शक्तियों से आपको रूबरू कराता रहेगा जिन्होंने समाज के लिए एक अलग परिभाषा गढ़ा है, एक अलग आयाम गढ़ा है। चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों में, अगर वैसे लोग जो समाज सेवा को इच्छुक हों, समाज में परिवार और समाज के बीच एक तालमेल बनाते हुए वो आना चाहें, तो कैसे आए, किस रूप में उनको आप अपील करेंगे? मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, कभी खुद को कमजोर ना समझें, खुद को सशक्त बनाएं और हिम्मत से काम लें। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।
तो इसके हम ये सोच कर अगर रोते रहें कि मेरे साथ वो नहीं है, मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, मेरी परिस्थितियों ने मुझे मार डाला, मुझे कहीं का न रखा, तो ये गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता है। हर इंसान कोई ना कोई परिस्थिति से गुजरता है, खासकर महिलाओं की जो स्थिति है उसमें उन्हें कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। लेकिन मैं महिलाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत रखें और हिम्मत से आगे बढ़ें और जो सोचते हैं कि मैं ये करूँ उसे ज़रूर करें। निश्चित तौर पे हमारे आज के खास मेहमान दीदी जी फाउंडेशन की संचालिका डॉक्टर ममता आनंद का ये मैसेज कि हिम्मत से बड़ा कोई चीज नहीं होता है और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। बहरहाल हमारे आज के इस खास प्रस्तुति और पेशकश में इतना ही। हम आपको फिर बिहार, झारखंड और देश के वैसे शख्सियतों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक आयाम हासिल किया है, अपने परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र और देश के लिए एक अलग आयाम गढ़ा है। हमारे आज के इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ दीदी जी फाउंडेशन की संचालिका और बिहार की शिक्षिका डॉक्टर ममता आनंद जी जुड़ी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहरहाल देश में इस समय लोकतंत्र के महापर्व का कई जगह आगाज हुआ है। बिहार में भी राजनीतिक गतिविधियों के बीच भले ही नगर निकाय चुनाव पर विराम लग गया हो, लेकिन मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव जारी है। बिहार देश के कई अन्य राज्यों में भी चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ का आगमन होने जा रहा है। गणादेश की पूरी टीम की ओर से आप तमाम प्रबुद्ध दर्शकों को लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक बधाई, अशेष शुभकामनाओं के साथ मैं मुकेश सिंह जयतेश अपने सहयोगी चंदन भूषण के साथ आपसे यही विदा लेता हूं। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए गणादेश लाइव, आपकी ताकत, आपका संदेश।